भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो कुछ विशिष्ट राज्यों के बारे में जो प्रशासन का उपबंध है वो अनुच्छेद 371 में भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, तो ये एक मूल अधिकार है जो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन या संगठन का निर्देश दिया गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्राविधान किया गया है? 338 ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया 317 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्राविधान है? अनुच्छेद 250 ए में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, अनुच्छेद 53 ये वर्णित करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये विवरण कहाँ पर दिया गया है? अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव पर राष्ट्रपति कार्य संपन्न करेगा। ये प्राविधान अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी, अनुच्छेद 76 के तहत। राष्ट्रपति को जानकारी आदि देने के संबंध में प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है उसका विवेचन या वर्णन अनुच्छेद 78 में किया गया है। सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत, जिसको कास्टिंग वोट भी कहा जाता है, तो निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष देता है, अनुच्छेद 100 के तहत इसके बारे में उल्लेख किया गया है। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में यदि गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, और ये संयुक्त अधिवेशन का जो प्राविधान है अनुच्छेद 108 में वर्णित है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्त मंत्री द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा, इसका प्राविधान अनुच्छेद 112 में किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहते हैं, तो सीओजी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 148 में दिया हुआ है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री होता है जिसको जनजातीय कल्याण मंत्री कहते हैं। इसके बारे में व्यवस्था अनुच्छेद 164 में दी गई है। राज्यों में विधान परिषदों की रचना करनी हो या विधान परिषदों को समाप्त करना हो तो उस स्थिति में विधानसभा द्वारा बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजा जाता है, और संसद द्वारा इसकी स्वीकृति देने पर जो है विधानसभा की संरचना या समाप्ति की जा सकती है। तो ये जो प्राविधान है ये अनुच्छेद 169 या 169 में वर्णित है। राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस पर अपनी या तो सहमति दे सकता है या उसको अस्वीकृत कर सकता है। तो राज्यपाल की सहमति या अस्वीकृति किसी विधेयक पर, इसके बारे में जो विस्तृत वर्णन है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किया गया है। सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी, ये अनुच्छेद 214 के तहत कहा गया है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कुछ रिटें निकालने की जो उच्च न्यायालय की शक्ति है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है, और अगर यही सुप्रीम कोर्ट के बारे में या उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है रिटें निकालता है। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां जो है वो संसद में निहित हैं, यानी जितनी भी अवशिष्ट विषय हैं उस पर जो है संसद ही जो है विधि का निर्माण कर सकता है, कानून बना सकता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 248 में किया गया है। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित समस्त विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है, ये प्राविधान अनुच्छेद 262 में उल्लिखित है। अंतर्राज्यीय परिषद
के संबंध में केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एवं अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं। ये प्रावधान अनुच्छेद 263 में दिया गया है। भारत की संचित निधि, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक प्रविष्टियां एकत्र रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इसमें से कोई भी धनराशि आहरित नहीं की जा सकती या निकाली नहीं जा सकती। ये व्यवस्था अनुच्छेद 266 में की गई है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। ये प्राविधान अनुच्छेद 312 में दिया गया है। संघ व राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके बारे में विवरण अनुच्छेद 315 में है। चुनाव में पर्यवेक्षण, उसका निर्देशन व नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित हैं। ये कहा गया है अनुच्छेद 324 में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण अनुच्छेद 330 में वर्णित है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, और यदि वह उचित समझता है कि उनका प्रतिनिधित्व कम है तो वो कर सकता है। ये व्यवस्था अनुच्छेद 331 में दी गई है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभा में जो आरक्षण होता है उसके बारे में सारा विवरण अनुच्छेद 332 में दिया गया है। आंग्ल भारतीय लोगों को राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आरक्षण का प्राविधान जो है वह अनुच्छेद 333 में वर्णन है। अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग, जिसको हम ओबीसी कहते हैं, इन सभी को सेवाओं में विभिन्न आरक्षण जो दिया जाता है उसका विवरण अनुच्छेद 340 में है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। ये प्रावधान कहाँ पर है? अनुच्छेद 350 खा में ये दिया गया है। प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। वह भारत के महान न्यायवादी के समान राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होगा। तो ये वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 165 में। अब हम अगला चैप्टर लेते हैं, आपात उपबंध, या जिसको इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा रखी जाती है संसद के दोनों सदनों के समक्ष। लोकसभा के किस बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त की जा सकती है? साधारण बहुमत की ही आवश्यकता होती है, इसमें कोई विशिष्ट बहुमत जो है नहीं चाहिए होता है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आपात उद्घोषणा भारत के किसी भाग में की जा सकती है अथवा यदि संपूर्ण भारत में लागू हो तो उसको किसी एक भाग से हटाया जा सकता है जहां पर स्थिति सामान्य हो गई हो। तो ये प्राविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का संसद में कितनी अवधि में अनुमोदन आवश्यक है? तो उद्घोषणा के 2 माह के अंतर्गत संसद द्वारा उसका अनुमोदन कर देना चाहिए। अनुच्छेद 360 के अधीन जारी की गई उद्घोषणा की अवधि कितनी होती है? उसकी भी अवधि 2 माह होती है। भारत में अभी तक वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? एक बार भी नहीं। किस अनुच्छेद के तहत? यदि युद्ध, वाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सहमति से करता है। तो ये उपबंध जो है अनुच्छेद 352 में दिया गया है। यदि राष्ट्रपति की उद्घोषणा को संसद का अनुमोदन नहीं मिलता है तो यह कब तक प्रवर्तन में रहेगी? मात्र 1 माह तक। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी 6 माह तक। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपातकाल से संबंधित जितने भी उपबंध हैं वो संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं। वह संविधान संशोधन जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि आपातकाल की घोषणा के लिए आंतरिक उपद्रव पदावली के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पदावली अंतः स्थापित की जाएगी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 44वें संविधान संशोधन से पहले जो है आंतरिक उपद्रव शब्द जुड़ा हुआ था, जिसको हटा दिया गया है क्योंकि आंतरिक उपद्रव के आधार पर ही जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उनके द्वारा जो है देश में आपातकाल लगाया गया था। बाद में इसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया था। अभी तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है?
तो 1962 में 1971 ये दोनों युद्ध काल की स्थितियां थी और 1975 में जो है इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। यदि आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है यानी आपातकाल लगा हुआ है तो संसद लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा सकता है। देश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? पंजाब के पेप्सू में। अब राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां होती हैं जिसके बारे में हमने भी पढ़ा भी। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपात या नेशनल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 352 में वर्णित है। इसमें क्या है कि युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जब भारत या उसके किसी भी भाग में सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक क्या है कि मंत्रिमंडल की लिखित सहमति प्राप्त कर ले राष्ट्रपति। आपात की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद द्वारा इसका अनुमोदन किया जाना चाहिए। अनुमोदन के पश्चात आपातकाल को 6 माह तक लागू किया जा सकता है और 6 माह भी के बाद भी अगर इसको लागू रखना हो तो इसे पुनः संसद का अनुमोदन आवश्यक होगा। संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, जिसमें पहली बार 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर कांग्रेस के सरकार के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की गई थी। फिर दूसरी तरह की शक्ति में राष्ट्रपति शासन आता है जिसका वर्णन 356 है। यदि किसी राज्यपाल द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप नहीं चलाया जा सकता है, वहां पर ऐसी स्थितियां आ गई हैं, या राष्ट्रपति को स्वयं ये संज्ञान होता है कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने की ओर है, तो वह उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है, यानी वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। लेकिन ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात कोई भी उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक और कुल मिलाकर 3 वर्ष से ज्यादा समय तक जारी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन। तो 24वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार के संविधान संबंधी क्या प्राविधान किए गए थे? संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार है। ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया था, जो कि भारत के एक अति प्रसिद्ध केस जो गोलकनाथ बनाम में उच्चतम न्यायालय तय किया था कि संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार है। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था, जिसमें सिक्किम को जो है भारत का जो है 22वां राज्य जो है 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन में यह उपबंध किया गया कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में तथा एमपी तथा एमएलए के विवाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किए जाएंगे? तो ये संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों की गण पूर्ति संबंधी नियमों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए प्राविधान जिस संशोधन द्वारा समाप्त किए गए वो कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1917 किस संविधान संशोधन द्वारा संघीय तथा राज्य व्यवस्थापिकाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन से। वह संशोधन जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो ये निर्धारित किया गया था 39वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 39वां संविधान संशोधन जो है 1975 में किया गया था। संविधान में संशोधन की किन प्रक्रियाओं का उपबंध किया गया है, यानी किस किस तरीके से संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो पहला है साधारण विधि द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, उसके बाद संसद के विशिष्ट बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया, तीसरा तरीके का है संसद के विशिष्ट बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों के अनुमोदन से संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो जो सबसे पहला संशोधन था संविधान का वो 1951 यानी 1951 में किया गया था।
वह संशोधन जिसके द्वारा फ्रांसीसी आधिपत्य वाले क्षेत्र पुडुचेरी को भारत का अंग बनाया गया तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद बनाने का अधिकार संसद को दिया गया था। तो ये संविधान संशोधन था 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में पारित हुआ था। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, जिससे भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो 92वां संविधान संशोधन, जो कि वर्ष 2003 में किया गया था, इसके द्वारा संविधान की अनुसूची 8 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। संसद के विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता संविधान के जिन विषयों को संशोधित करने में होती है वो कौन से हैं? तो संसद का विशिष्ट बहुमत चाहिए यदि मौलिक अधिकारों में कोई संशोधन किया जाना है, नीति निर्देशक तत्वों में किया जाना है, वह संविधान के कुछ अन्य विषय भी इसमें शामिल हैं। वह संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित था, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है और इसको मिनी संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जो है सबसे ज्यादा संशोधन संविधान में किए गए। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो 7वां व 21वां संशोधन जो था उसके द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया था। 99th यानी 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है 99th संविधान संशोधन, जो कि 2014 में पारित किया गया था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उपबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उपबंध अनुच्छेद 368 में वर्णित है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता वाक्यांश को किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? ये भी जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया जो कि 51 का है, मौलिक कर्तव्य। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 52वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 पारित किया गया था। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है
धारा या अनुच्छेद 368 के अनुसार। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार से। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सबसे पहले संसद में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है अकेले संसद द्वारा, यानी संसद जो है मैक्सिमम प्रावधानों को संशोधित कर सकती है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? नहीं, राज्य विधानमंडल द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता है। संविधान संशोधन में नहीं किया जा सकता है, यानी संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, जिनमें जमींदारी उन्मूलन इत्यादि प्रथाओं का उन्मूलन किया गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन उससे संबंधित था। किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 13वें संविधान संशोधन से। और 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962 में ये हुआ था। इसके द्वारा अनुच्छेद 371 ए जोड़ दिया गया था संविधान में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी? ये किया गया था 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में अनुसूची 8 में मान्यता दी गई थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? 22वां संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 545 निर्धारित की गई थी? तो 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 545 कर दी गई थी और इसके लिए अनुच्छेद 81 जो कि लोकसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित भी है, उसमें संशोधन किया गया था। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था और 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया था। इसके बाद अगले ही वर्ष सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में एक और संशोधन करके, जो कि था 36वां संविधान संशोधन। तो ये दोनों ही सिक्किम से संबंधित जो संशोधन है ये प्रायः जो है पूछे जाते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया था? तो ये आयु सीमा में वृद्धि 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्राविधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता है? तो ये संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन था जो 2003 में किया गया था और इसके द्वारा लोकसभा व विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण कर दिया गया था कि मंत्रिपरिषद का आकार क्या होगा। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था? तो निजी शिक्षण संस्थानों में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान से संबंधित विधेयक जो था उसको 124वां संविधान संशोधन विधेयक कहा गया। ये बिल था और जब ये पारित हो गया, जब इसको राष्ट्रपति जी की सहमति मिल गई, तो ये 103वां संविधान संशोधन विधेयक बन गया।
कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की सदस्य संख्या बढ़ाने से संबंधित था? 7वां व 21वां। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? तो प्रीवी पर्स की समाप्ति 26वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? तो ये जो है व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है संसद के द्वारा स्वयं। वर्ष 2012 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 का सहकारी समितियों के गठन एवं क्रियाकलाप से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल तथा सदस्यों की अनअर्हताओं से संबंधित है। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? 55वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी प्रकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो गोवा को जो है भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा दिया गया था। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था जो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है और ये संशोधन अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद के कितने प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो मंत्रिपरिषद का आकार जो है कुल सदस्य संख्या उस सदन की उससे 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा तय किया गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद संबंधित है मूल कर्तव्यों से। संवैधानिक संशोधन में कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो 7वां व 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का 93वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 93वां संविधान संशोधन विधेयक 2005 में पारित किया गया था जिसके अंतर्गत 6 और 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 42वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। संविधान के 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में कौन से प्रस्तावित नहीं किए गए हैं? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं किया है। सबसे पहले क्वेश्चन है इनका हमको मिलान करना है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए हैं और उनके कार्य क्षेत्र यानी उच्च न्यायालय जो है उनका कौन सा है इसके बारे में जो है मिलान करना है। अगर किसी को ऐसी समस्या आ रही हो कि स्क्रीन जो है उनको साफ ना दिख रही हो तो YouTube में
वीडियो की जो सेटिंग होती है, जो गियर जैसा जो है चिन्ह होता है, उस पर क्लिक करके उसका रिजोल्यूशन वीडियो का जो है बढ़ा लीजिए। बेहतर होगा कि आप HD पर देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर जो है दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, इसकी उच्च न्यायालय कौन सा है? मद्रास है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है। लक्षद्वीप का केरल में है और दमन और द्वीप का बम्बई। तो इस तरह के मिलान के क्वेश्चन प्रायः जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? यानी राज्य विधान परिषद का सृजन या समापन दोनों ही जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो है किसी भी राज्य विधान परिषद का गठन या उसका जो है समाप्ति की जा सकती है। तो अब इसको डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 159 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा राज्य विधान परिषद के सृजन अथवा समापन का प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दे तो भारत की संसद उस राज्य में विधि के द्वारा विधान परिषद का सृजन या समापन करती है। अब इसके साथ ही हम जो है कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जिनसे प्रायः क्वेश्चन आते हैं, जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 क्या है भारतीय संविधान का? यह घोषणा करता है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। इसी प्रकार अनुच्छेद 3 संसद विधि द्वारा नए राज्यों बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। फिर अनुच्छेद 5 की अगर हम बात करें तो संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति जो यहाँ के नागरिक होंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता भारत के नागरिक हों या संविधान के प्रारंभ के समय भारत में रह रहे हों। तो अनुच्छेद 5 जो है भारतीय नागरिकता से संबंधित प्राविधान है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होती है, इसका प्राविधान है। अनुच्छेद 64 बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, ये जो है अनुच्छेद 64 के अंतर्गत व्यवस्था दी गई है। और अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के गठन के बारे में व्यवस्था देता है, जिसमें जो है प्रधानमंत्री शीर्ष पर होगा और जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करेगा। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 78 या 78 इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य का जो है वर्णन किया गया है, ये भी क्वेश्चन आता रहता है। तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों में तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे, यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। अनुच्छेद 86 किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 110 बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 111 इसमें संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति की फाइनल जो है अप्रूवल के लिए, और राष्ट्रपति उस विधेयक को सहमति प्रदान कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के साथ संसद को उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पर यदि दोबारा विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वो उसे अस्वीकृत नहीं करेगा। ये प्राविधान जो है अनुच्छेद 111 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना, जिसके बारे में ये क्वेश्चन ही है। तो विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति का विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है। अनुच्छेद 213 राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 226 काफी महत्वपूर्ण है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय की लेख जारी करने यानी रिट जारी करने की शक्ति की जो है का विवरण अनुच्छेद 226 में दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के
परामर्श से की जाएगी, इसमें विधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 235 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होगा, इसका जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल का वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। तो जितने भी अंतर्राज्यीय जो है नदी संबंधी विवाद होते हैं वो जो है 262 के अंतर्गत आते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्राविधान देखते हैं। अनुच्छेद 266 भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियां एकत्र रहेंगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती। तो संचित निधि का प्राविधान अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्र की जाएगी। तो आकस्मिक निधि का प्राविधान 267 में है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। तो वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किसमें है? 280। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। अनुच्छेद 315 ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन या स्थापना से संबंधित प्राविधान इसमें आते हैं। अनुच्छेद 324 भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें चुनाव आयोग की जो है शक्तियों के बारे में है। चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेंगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। यानी वयस्क मताधिकार के बारे में विवरण कहा दिया गया है 326 में। 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्राविधान, अभी रिसेंटली जो है एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 333 भी पूछा जाता है बार बार। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन। अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्राविधान अनुच्छेद 335 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 368 देखते हैं। संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है। यानी इसकी सीधी सी बात यह है कि संविधान संशोधन की शक्ति जो है संसद में निहित है। ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 370 इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर जो है कि राज्य की विशेष स्थिति का वर्णन है। अनुच्छेद 394 राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। ये प्राविधान जो है अनुच्छेद 394 के अंतर्गत दिया गया है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत में जल संसाधन परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा मार्च 1983 में की गई थी। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। यानी ये पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 किसी भी फैक्ट्री, खान या संकट में गतिविधियों जैसे रेलवे, निर्माण कार्य आदि स्थानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन को प्रतिषेध करता है, क्योंकि ये एक मूल अधिकार है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित करके इसका नाम बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया था। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार और किसी भी प्रकार के अन्य बलात्कार श्रम को प्रतिबंधित करता है। अब जो शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं उनसे। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के दुर्व्यापार, बलात्कार श्रम का इसमें प्रतिषेध किया गया है। यानी इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इस प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। यानी किसी को आप बधुआ मजदूर बना के उससे कार्य नहीं करा सकते, या उसको जो है अपने कैद में करके जो है उसका जो है उससे कार्य नहीं ले सकते हैं, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला देखते हैं,
अनुच्छेद 24, जिसकी अभी इस प्रश्न में जिक्र हुआ है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो है बच्चों को किसी भी जो है जोखिम भरे उद्योग में, कारखानों में कहीं भी जो है उनको एम्प्लॉयड नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस विधेयक की संसद में पुनः स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी अगर वित्त विधेयक है तो वित्त विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले उस पर राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। वित्त विधेयक की संसद में पुनः स्थापना से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक पारित करवाने का प्राविधान दिया गया है तथा वित्त विधेयक को दोनों सदनों द्वारा शामिल किया जाता है। वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक भी बुलाई जा सकती है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि जितने भी वित्त विधेयक होते हैं इनमें दो श्रेणियां होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक होती है श्रेणी का और एक होती है श्रेणी खा। तो जो श्रेणी का के वित्त विधेयक होते हैं उनमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जो है आवश्यक होती है, पूरी तरह से आवश्यक होती है और उनको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और उसमें संयुक्त बैठक हो सकती है। तो वित्त विधेयक श्रेणी का में जो है तीनों जो है फॉर्मेलिटीज आवश्यक है। अगर वित्त विधेयक जो है साधारण श्रेणी का है यानी खास श्रेणी में आता है तो इसमें जो है सामान्य विधेयक की तरह जो है इसमें भी संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है और इसको राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया जाता है। जबकि का में जो है क्या होता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है और वित्त विधेयक खास श्रेणी का जो होता है उसको राज्यसभा में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन का वाले जो है को लोकसभा में नहीं प्रस्तुत, राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके लिए जो है राष्ट्रपति की जो है पूर्व सहमति इसके लिए भी आवश्यक होती है, लेकिन अगर सहमति नहीं ली गई है तो उसके बिना जो है पूरी चर्चा उस पर जो है संसद में नहीं की जा सकती है। तो ये थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस रहता है, कहीं कहीं जो है किताबों में कुछ कंफ्यूजन रहता है इसके बारे में। अब इसके बारे में हम ये जान लेते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक ये दो शब्द हैं और दोनों में जो है प्रायः कंफ्यूजन बनी रहती है, इनमें क्या क्या अंतर होते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक तभी माना जाएगा जब वह संविधान के अनुच्छेद 110 की पूर्ति करता हो, अर्थात अनुच्छेद में वर्णित विषयों से संबंधित हो, जबकि वित्त विधेयक आगामी वित्त वर्ष में नए कर या कर में संशोधन आदि से संबंधित होते हैं। धन विधेयक पूरी वैधानिक विधि से गुजरने के बाद लागू होता है, जबकि वित्त विधेयक संसद में पेश होते ही लागू हो जाता है, यानी उसके लिए कोई विशेष फॉर्मेलिटी की आवश्यकता नहीं होता है और वो जो है पारित हो जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बहुत बार ये प्रश्न आया है। तो लोकसभा अध्यक्ष ही एक ऐसा अंतिम प्राधिकारी है जो ये निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। साथ ही धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु वित्त विधेयक सारे जो है धन विधेयक नहीं होते हैं। इसको हमेशा याद रखिएगा कि धन विधेयक जितने भी होंगे वो वित्त विधेयक तो होंगे ही, लेकिन सारे वित्त विधेयक जो है वो धन विधेयक नहीं होते हैं। अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित नहीं किए जाने वाला वित्त विधेयक दो प्रकार का होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया, जो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे विधेयक जिनमें धन विधेयक के लिए अनुच्छेद 110 में वर्णित किसी भी मामले के लिए प्रावधान किए जाते हैं, परंतु केवल उन्हीं मामलों के लिए ही प्रावधान नहीं किए जाते हैं, बल्कि साधारण विधेयक जैसा भी कोई मामला इनमें हो। धन विधेयक जिसमें भारत की संचित निधि के व्यय संबंधी प्राविधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति का नाम क्या है? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति हैं। उन्हें पीजे कुरियन के स्थान पर अगस्त 2018 में राज्यसभा का उपसभापति के पद पर नियुक्त किया गया है। चुनाव के दौरान हरिवंश नारायण सिंह के पक्ष में 125 मत तथा उनके प्रतिद्वंदी BK हरिप्रसाद के पक्ष में कुल 105 मत पड़े थे। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो भारतीय विदेश सेवा जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस तथा भारतीय वन सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन तीनों सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया गया है, जबकि भारतीय विदेश सेवा का उल्लेख अखिल भारतीय सेवा के रूप में वर्गीकृत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन सेवाओं के सदस्यों के मूल अधिकार निर्बंधित किया जा सकता है। तो जितने भी आपके सामने ऑप्शन है यानी संचार प्रणाली, आसूचना ब्यूरो, सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना आवश्यक है। तो ये प्रश्न जो है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के अपवाद के रूप में देखा जाता है। अब इसकी व्याख्या हम देखते हैं, उससे आप जो है स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि संसद को यह शक्ति प्रदान है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है ताकि वे अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सकें और उनके अनुशासन जो है यानी डिसिप्लिन मेंटेन रहे। साथ ही में अनुच्छेद 34 के अनुसार मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाया जाता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास जरूरी कदम उठाने के लिए असाधारण अधिकार मिल जाते हैं। वे अधिकारों पर प्रतिबंध यहाँ तक कि किसी भी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। तो ये दोनों ही जो प्राविधान है ये जो है मूल अधिकारों के अनुच्छेद के रूप में अपवाद के रूप में देखे जाते हैं। अनुच्छेद 33 के बारे में जो है और डिटेल देखते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संविधान के भाग 3 का अपवाद गठित करता है अनुच्छेद 33 में संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कुछ विशिष्ट वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रयोजनों की पूर्ति हेतु मूल अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने वाली विधि बना सकती है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदस्यों संगठनों पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। कौन कौन से? सशस्त्र बलों के सदस्यों को, लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बलों के सदस्यों को यानी जितनी भी तरह की फोर्सेज हैं, उसके अलावा आसूचना ब्यूरो या तत्संबंधी किसी अन्य संगठन में नियोजित व्यक्तियों को उनके उक्त बल, ब्यूरो या संगठन हेतु स्थापित दूरसंचार प्रणाली में नियोजित व्यक्तियों के संबंध में। अगला प्रश्न देखते हैं, ये मिलान से संबंधित है। इसमें जो है हमको भारतीय संविधान के प्राविधान और वो किस देश से प्रेरित हैं इसके बारे में जो है देखना है। तो मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई गई है यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटेन से। आपात उपबंध की व्यवस्था जो है जर्मनी से ली गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से ग्रहित किए गए हैं। तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए। मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम, आपात उपबंध जर्मनी से और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा एक नवीन अखिल भारतीय सेवा को प्रस्तावित कर सकता है? यानी अगर जो है नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन करना है तो वो राज्यसभा की शक्ति के अंतर्गत आता है, ये आप जानते हैं अच्छे से। लेकिन उसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 312 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अब अनुच्छेद 312 में क्या प्राविधान है? राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा पारित नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना का अधिकार संसद को दे सकती है। राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव के अभाव में संसद अथवा संघ सरकार किसी एक नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना नहीं कर सकती है। यानी ये जो है राज्यसभा की जो है एक्सक्लूसिव पावर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अब जो है कुछ और इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 314 चुनाव आयोग से संबंधित है, जिसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 326 लोकसभा तथा विधानसभाओं में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव पर आधारित है।
331 आंग्ल भारतीय समुदाय यानी एंग्लो इंडियन के जो है प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति द्वारा उनका जो है मनोनयन होता है उससे संबंधित है। 332 अनुसूचित जाति जनजाति का विधानसभाओं में आरक्षण का प्राविधान। 333 ये भी एंग्लो इंडियन से संबंधित है लेकिन ये विधानसभाओं के लिए है। 335 अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों की विभिन्न सेवाओं में आरक्षण के प्रावधान से संबंधित है। 343 ये संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी, ये जो है अनुच्छेद 343 प्रबंध करता है। 347 में किसी राज्य में पर्याप्त संख्या में लोग भाषा को बोलते हों, उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता दी जाए तो इसकी अनुमति राष्ट्रपति दे सकता है। और अनुच्छेद 351 यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। इसके बाद अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा यानी आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 356 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र जो है विफल हो गया है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी एक भाग में वित्तीय स्थिरता की साख खतरे में है तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो सकती है। तो वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है। अनुच्छेद 365 यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होगा कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र के अनुरूप प्रशासन चलाने की स्थिति नहीं है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 पहले भी बता चुके हैं कि संविधान संशोधन संबंधित। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति संबंधित। अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों के लिए विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित करेगा जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर। अनुच्छेद 394 का राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा अनुवाद कराएगा। 395 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जिसमें प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है रद्द किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र जो है सौंपता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा इन्हें संघ की सभी कार्यपालिकाएं शक्ति निहित होती हैं जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 58 में क्या व्यवस्था है? इसके तहत राष्ट्रपति पद को निहित किया गया है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद के प्राविधान से संबंधित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 ये सिद्ध करता है कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का जो है सर्वप्रमुख अधिकारी होगा, यानी संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दिल्ली और पांडिचेरी को इसके अंतर्गत शामिल किया जा चुका है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत तथा विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या विधि होगी, यानी निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति से होगा, इसके बारे में जो है इसमें विवरण है। और एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति इसे थॉमस हेयर ने दिया था। हेयर पद्धति के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक एमएलए या एक विधायक का मत का मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या, और ये जनसंख्या कब फिक्स की गई है? जनगणना 1971 के अनुसार जो इसको फिक्स किया गया है
उस राज्य की कुल जनसंख्या अनुपात या उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या भाग 1000 उसकी होती है। अब इसका जो फार्मूला होता है ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। तो एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या जो कि 1971 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है, ऑब्लिक उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1/1000। इस तरह से इसको फार्मूला निकाला जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के वैध मतों का कोटा निकाला जाता था। वरीयता के आधार पर मत मूल्य हासिल किया जाता है। वरीयता में जितने उम्मीदवार होते हैं उतने मत देने का अधिकार होता है। 84वां संविधान संशोधन 2001 का है, जो उसके अनुसार जनसंख्या का अनुपात जो है 2026 तक जो है अपरिवर्तित रहेगा, यानी 1971 की जनगणना के अनुसार ही ये चलता रहेगा। अब जो है राष्ट्रपति के संबंधित जो है सभी अनुच्छेद में पहले ही बता चुका हूं। तो इसमें जो है एक जो है यहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होती है? वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष हो, वह किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री आदि लाभ के पद इसके अंतर्गत नहीं है। उसमें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यताएं हों। ये सभी जो है इसके लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 57 भी कई बार पूछा गया है, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो फिर से राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है और निर्वाचित हो सकता है। ये अनुच्छेद 57 के अंतर्गत कहा गया है। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में व्यवस्था है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में है, जिसके अंतर्गत 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना राष्ट्रपति की देनी होती है। ऐसा प्रस्ताव संसद के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होता है। अभी तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है? महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन के आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त आदि सम्मिलित होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 में प्रदत्त मूल अधिकार कौन सा है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में कोई भी व्यक्ति इस संवैधानिक उपचार के तहत रिट याचिका दाखिल कर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करा सकता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। ये स्पेशली क्वेश्चन आ चुका है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस पार्ट को जो है संविधान की आत्मा कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून को किस वर्ष पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून जो है 1985 में भारतीय संसद द्वारा पास किया गया था। इसका डिटेल देखते हैं। वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा राजनैतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंध किए गए थे। 52वां संविधान संशोधन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। 1985 का जो है इस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि यदि संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य दल बदल करता है या दल द्वारा निकाल दिया जाता है जिसने उसे चुनाव में खड़ा किया था, या कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो चुने जाने के 6 महीने के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है, वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। लेकिन इसमें कई सारे अपवाद हैं जिसको हम आगे जो है दूसरे क्वेश्चनों में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वैश्विक हित का यानी जो है ग्लोबल इंटरेस्ट का चिंतन
परिलक्षित होता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, जो नीति निर्देशक तत्वों का एक भाग है, उसमें जो है वैश्विक हित का चिंतन परिलक्षित होता है। अब जितने भी आपके सामने ऑप्शन है सभी के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है भारतीय संविधान का? अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत या उसका निवारण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति आती है। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के बारे में जो है प्राविधान अनुच्छेद 148 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो उच्च न्यायालय हैं और उनके स्थान कहाँ पर हैं, यानी किस जगह पे किस राज्य के उच्च न्यायालय स्थापित हैं, इसका सुमेलन करना है। तो कर्नाटक का जो उच्च न्यायालय है यानी हाईकोर्ट है वो बेंगलुरु में है। मध्य प्रदेश का भोपाल में नहीं है, ये गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और इसकी एक शाखा और है जो कि ग्वालियर व इंदौर में भी है। राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है और केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? प्रेजेंटली जो है भारत के मुख्य विधि परामर्शदाता या जिनके लिए जो है टर्म यूज होता है महान न्यायवादी, वो हैं के वेणुगोपाल। भारत के 15वें महान न्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 के अनुसार महान न्यायवादी जो विधि मुख्य परामर्शदाता होता है भारत सरकार का पद सृजन किया गया है। महान न्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी भी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। वह उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो है इनकी नियुक्ति से संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं। 3 जुलाई 2017 को वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल ने भारत के नए अटॉर्नी जनरल अर्थात महान न्यायवादी के पदभार को ग्रहण किया। वह भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं और इस पद पर उन्होंने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया है, यानी इनसे पहले मुकुल रोहतगी जो है भारत के महान न्यायवादी थे। आगे देखते हैं, इससे पूर्व वह मोरारजी देसाई की सरकार में यानी 1977 से 79 तक भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। वह न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(a) के अनुसार अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ये पॉइंट विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। MC सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, ये भी जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का प्राविधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक